मंचासीन केंद्रीय रेशम बोर्ड के सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डीसी जोशी, एमसी जोशी सर, मेरे रेशम विभाग के साथीगण और सीएलए के सचिव और उप सचिव महोदया, और आप जिनके बगैर ये कार्यक्रम और रेशम का काम बिल्कुल अधूरा है, मेरे किसान बंधु, माताएं, बहनें, आप सभी लोगों को एक क्लस्टर में बांधा गया है, मतलब एक समूह में बांधा गया है, ताकि आप सब एक ताकत के साथ, एक उद्देश्य के साथ काम कर सकें। मीना जी बीच में काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। अभी मैं जितनी देर बैठा और इनको देखा कि काफी एक्टिव है हमारे बीच। मीना जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि सुबह से अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? सभी को मेरा नमस्ते, और मैं सर को धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इस मंच में बोलने के लिए मौका दिया है। और इसमें सुबह से जो हमें सर ने बताया, पहले तो हमारे सर जो है खड़कवाल सर, हाँ खड़कवाल सर जी है, तो उन्होंने हमें ये बताया था कि मतलब हम लोग किस तरीके से मतलब अपने जो रेशम विभागों है, कीड़े हैं, रेशम है, उनको हम कैसे वो करते हैं, तैयार करते हैं। तो पत्ती कैसी डालनी चाहिए हमको, उसमें साफ सफाई क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें उन्होंने बताया था। और उनका मोल्ड का टाइम क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें पहले भी उन्होंने मोटा मोटा हमें बता दिया था। फिर उसके बाद सर ने भी हमें बताया, फिर बारीक तरीके से बताया। हाँ, सर जी ने बताया हमें बारीक तरीके से कि मतलब पेड़ों की कटिंग किस तरीके से करनी है, पेड़ों को किस तरीके से लगाना है, ये सारी चीजें उन्होंने बताया। साथ में ही उन्होंने ये हमें मतलब ये जो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि मतलब वो 100 तितलियों का जो वो क्या है, हम लोग समझ नहीं पाए थे। हालांकि मतलब मुझे लगता है मेरी कोई महिलाएं भी नहीं समझ पाई होंगी कि ये क्या था। मैं बार बार सुन रही थी कि ये क्या है, हम क्या समझे। हमें तो एक ट्रे में 4 भाग दिए जाते हैं और हम लोग उसका करते हैं, देख रेख करते हैं और उसे पालन करते हैं कीड़ों का। तो ये अब हमारी समझ में भी आ गया कि ये क्या था। और फिर सर ने उसके बारे में बताया, उत्तरावस्था क्या होती है, कैसे होती है, किस तरीके से हमें रख रखाव करना चाहिए, विशुद्धिकरण किस तरीके से करना चाहिए, पत्तियां कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें एमसी सर ने हमें बताया था। शाबाश, तालियां, छोटी तालियां बजा रहे हैं। आपके बीच में से जो है किसी की आवाज बुलंद होके आई है और आप बहुत छोटी तालियां बजा रहे हैं, ये गलत बात है। आपने कुछ बहुत सारी चीजें अभी पढ़ ली हैं। कितने समय से कीट पालन कर रहे हैं? कितने बार आप लोगों ने कर लिया है? मीना जी? सर हमारा तो ये अभी ट्रेनिंग का मतलब तीसरी बार आपने पालन किया है। स्टार्टिंग में हमने ग्रुप में किया था। अच्छा, ग्रुप एक साथ किया था, फिर सेकेंड हमको दिया तो फिर हमने मतलब सेकेंड बार हमने 2 महिलाएं करके किया था। ठीक है, तीसरी बार में हमने अलग अलग करके किया है, अकेले अकेले किया है। 3 बार से ज्यादा वाला भी कोई है? आपने कितने बार किया? करीबन 8 बार। 8 बार कर चुके हैं। ये जो किसान है जिन्होंने 15 किलो और 13 किलो उत्पादन किया है, इनको विभाग की ओर से प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक उदाहरण सेट किया है, आप लोगों के लिए एक आशा सेट की है। मजे की बात यह है कि इनका जो प्रोडक्शन है, हाँ, वो मैं मोटा मोटी देख रहा हूँ कि 45-50 किलो के आसपास है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये हाँ, भी 35 के डीएफएल में से, 35 डीएफएल में से जब 15 लगाए तो 3 गुना कर देने से 45 किलो आ ही रहा है। वो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। इनका साहब का मतलब आप नहीं समझे। साहब का मतलब यह है कि अगर आप 100 डीएफएल पालते तो 45 किलो का उत्पादन कर देते। अच्छा लगा। आप लोग इस बात से क्या समझे? ऐसा तो सब लोगों के यहाँ होता, लेकिन सब लोगों ने उतनी मेहनत नहीं की जितनी आपने। कुछ समझ में आ रहा है इस बात से कि हमारे अगर गांव के बगल में ही किसी गांव के अंदर ही किसी अन्य घर में 15 किलो या 13 किलो उत्पादन हो रहा है, तो हमारे वहां नहीं हो रहा। थोड़ा सा ध्यान दिया होता, जब इनके घर में हो सकता है तो मेरे घर में भी हो सकता है ना? तभी तो मैं बीच में आके कह रहा था, अरे सो मत यार, इस समय ही तो सुनना है। इन्होंने उसे बच्चे की तरह पाला होगा, तब वो ऐसा हुआ।
सबसे पहली बात, जो देसी बात आपको समझनी है, फिर आपको सब समझ आ जाएगा कि हमने उस कीड़े को बच्चे की तरह पालना है। बच्चे का जितना ध्यान रखते हैं ना, वो जरूर आपको इतना उत्पादन देके जाएगा। अगर आप उसे बच्चे की तरह पालेंगे, उसकी देखरेख उतनी करेंगे, जरूर आपको उतना उत्पादन देके जाएगा। इन्होंने 35 पाला है, मैं इनसे कहूंगा अगली बार 50 डीएफएल करिए, आप क्षमता बढ़ाइए अपनी। क्यों आप 35 पे ही रुकेंगी? जब आपको 35 में 10,000 मिल सकते हैं, तो आप 50 डीएफएल 60, 70 फिर 80, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पौधे बढ़ाने पड़ेंगे, जो साहब ने आपको बताया। 2 चीजें पौधे के संदर्भ में हैं। एक तो पौधों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, जिससे क्या होगा? पत्तियां ज्यादा मिलेंगी। और दूसरा, उस पत्ती की गुणवत्ता कैसी है, वो कैसे होगी? वो अच्छी कैसे होगी? अच्छी आप ही से नहीं, आप बताओ कैसे होगी अच्छी पत्ती? उसमें निराई गुड़ाई टाइम से करेंगे, खाद डालेंगे तो अच्छी होगी, और उसकी कटाई छटाई भी करते हैं। सब बता दिया इन्होंने। निराई गुड़ाई, खाद, कटाई, छटाई, इनमें से क्या क्या करते हैं आप? अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से कहो, आप क्या क्या करते हैं? मैं सब जानता हूं। कटाई तो करते हैं, लेकिन निराई गुड़ाई नहीं करते। निराई गुड़ाई नहीं करते। हमारे घर में जब बच्चा होता है, तो उस बच्चे को खाली रोटी खिलाते हैं या अच्छी रोटी खिलाते हैं? खाली रोटी खिला देते हैं या अच्छी रोटी खिलाते हैं? अच्छे से अच्छी रोटी खिलाते हैं ना? क्यों? ताकि वो बच्चा हमारा हष्ट पुष्ट हो, उसे कोई रोग ना लगे, उसका दिमाग अच्छा रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो जब इस कीड़े को भी वैसा खिलाएंगे, तो ये भी हष्ट पुष्ट होगा और ज्यादा रेशम बनाएगा। सीधी सी बात है देसी बात। तो पत्ती, आप तो किसान हैं सब भाई, और किसान को सारा विश्व जानता है कि उससे मेहनत कश कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तो मेहनत में आप पीछे नहीं है, थोड़ा सा दिमाग झोंक देना है। आप खुद ही बता रही हैं कि हमें क्या करना है उसके साथ, आप भी जानते हैं ये सब करना है। अरे करिए ना फिर, क्यों नहीं 10,000 रुपए लेकर के जाएंगे? जब आपके घर में 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो पैदा होगा, तो 10 क्या 15,000 भी लेके जाएंगे, 20,000 भी लेके जाएंगे, और 20-25 दिन में बहुत बड़ी बात है नहीं? देखो, अगर सरकार आपके पास कभी आती है, तो उसके पीछे बहुत बुद्धिजीवी लोगों का, दिमाग वाले लोगों का दिमाग लगा होता है। तो वो खाली नहीं आती है, वो कुछ सोच के आती है कि ये करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन हमें आपका साथ चाहिए। जब आप उस मनोबल के साथ आगे बढ़ेंगे, उस साहस के साथ हिम्मत करेंगे, तभी जो है हम दोनों मिलकर के अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। तो आप लोगों को उस तरीके से सोचना होगा कि मैंने कमाना है। अब कमाना ना कमाना ये आपकी चॉइस है। आपको चुनना है कि आपने कमाना है या नहीं कमाना है। यह डिसीजन आपका है कि हम इनकी तरह अच्छा कर लें या नहीं कर लें। देखो, दिक्कत होगी, आपके यहां कोई चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिसने कमाना है वो क्या करेगा? वो फला आदमी को ढूंढ ही लेगा, बता मेरे वहां ये परेशानी आई है, मैं क्या करूं? ढूंढ लेगा ना। वरना एक आदमी, अरे छोड़ यार, जो हो रहा है होने दे। तो ये चाह हमें रखनी होगी। 300 पौधों से आप एक सीजन में 100 डीएफएल तक कीड़ा पाल सकते हैं। 100 डीएफएल अब तो समझ में आ जा रहा होगा ना सबको बोलते समय, अब उसको बताने की जरूरत तो नहीं है। तो 300 पौधे अगर आपके वहां होंगे तो 100 डीएफएल पाल सकते हैं एक बार में। लेकिन कब? जब इन्होंने कहा कि उस तरीके से उसकी देखरेख की जाएगी, तो पत्तियां ज्यादा भी होंगी और उस गुणवत्ता की भी होंगी जो कीड़े को चाहिए। उस स्थिति में आपके पास एक ही सीजन में 45 से 50 केजी की पैदावार हो सकती है। और 45 से 50 केजी की हुई तो सोचो कितना पैसा हो जाएगा।
20 से 25 हजार के बीच में, यह आपकी क्षमता है 300 पौधों की। लेकिन आपकी कितनी क्षमता है कि उन 300 पौधों से कितना ले लें, यह आप पर निर्भर करता है। दूसरा एस्पेक्ट आता है कीड़े का। आपने पत्तियां सब कुछ अच्छी कर दी। अब कीड़े के लिए मैंने आपको बताया कि दिमाग में बस ये रखें कि उसे अपने बच्चे की तरह हमने देखरेख करनी है, ऐसे पालना है। बच्चे की देखरेख जैसे करते हैं हम, मतलब जो इन्होंने ग्रेसरी की बात करी, ग्रेसरी बीमारी के जो मुख्य कारणों में, जैसे कि अगर कमरे का जो आपका तापमान है वो उस कीड़े के अनुरूप नहीं होगा तो ग्रेसरी आने के चांस रहेंगे। अगर कमरे की नमी उस कीड़े के अनुसार नहीं होगी तो ग्रेसरी आने के चांस रहेंगे। अगर कमरे में पर्याप्त हवा का आना जाना नहीं होगा तो ग्रेसरी आने के चांस रहेंगे। समझ रहे? इस बात को गांठ बांध लो कि रेशम के कीड़े में बीमारी को पहले ही रोक लिया जाए। वो इतना नाजुक कीड़ा है कि अगर उसमें एक बार बीमारी आ गई तो कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। बस जिस कीड़े में बीमारी आ गई है उसको हम हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं ताकि दूसरे में ना फैले, लेकिन जिसमें फैल गई उसको आप नहीं बचा पाओगे। जिस कीड़े में वो हो गई उसको आप नहीं बचा पाओगे। तो इसलिए ये जो चीजें मैंने कही वो पहले से ही आपको अपने वहां करनी पड़ेंगी ताकि वो बीमारी उसके अंदर आए ही ना। तो बचाव करना है, इंतजार नहीं करना है। आपका सवाल था कि बीमारी आई गई तो अब हम क्या दवाई छिड़क लें। कुछ चीजें लाइलाज होती हैं, तो उसकी बीमारियां लाइलाज हैं। उसकी बीमारियों को पहले रोकना है, बाद में हम उसमें कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। तो अब जब हम बात करते हैं कि उसमें कैसा टेम्परेचर हो, कैसा तापमान हो कमरे के अंदर, गर्म ठंडा और कैसी नमी हो, तो हम बस ये महसूस करें कि हम उस कमरे के अंदर जब जाते हैं तो हमें गर्मी नहीं लगनी चाहिए और हमें उमस नहीं महसूस होनी चाहिए। समझ रहे? मतलब हम उसमें आराम से जी सकते हो। आप कमरे के अंदर ऐसा मेंटेन रखेंगे, किसी भी इंसान को जीने के लिए सही तापमान, सही नमी और सही हवा का आवागमन चाहिए। वही कीड़े को चाहिए, वो जीवित चीज है और उसे उतना ही चाहिए जितना एक आदमी को चाहिए मोटा मोटी। अगर टेक्निकली मैं कहूं तो 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड उसके पूरे जीवन में उसे तापमान चाहिए, 25 से 28। और हम अपने कमरे का जब देखते हैं तो जो इंसान कमरे में रहते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर हम उस अपने नॉर्मल के बराबर भी उसके कमरे में सब चीजें बना दी तो वो उसके वहां बीमारी नहीं आ रही होगी। दूसरा, आपने पत्ती ढंग से खिलाई है तो वह हष्ट पुष्ट होगा, मतलब उसकी रोग से लड़ने की क्षमता ज्यादा होगी। हर तरीके से करना है ना काम हमने। कमरे के अंदर वो वातावरण बना के रखना है जिसमें वो आराम से सांस ले सके, खुल बैठ के खा सके, जैसे आदमी के लिए। ठीक? और एक बहुत मोटी बात, कीड़ों का सही से फैलाव। जो ट्रे होती है, ट्रे में कीड़ों का सही से फैलाव। हम अक्सर क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और एक ट्रे में आप देखोगे कि जब आप पत्ती डालते हो तो कीड़ों में आपस में गुत्थम गुत्था सी, एक के ऊपर दूसरा चढ़ा हुआ है पत्ती खाने के लिए, पत्ती तो नीचे दब गई है। आपके पत्ती डालने का मतलब क्या हुआ? आप सपोज करो आपके घर में एक कमरा है और उस कमरे में 2 से 4 लोगों के रहने की अच्छे से जगह है। 2 से 4 लोगों को आप खाना, पानी, सोने को जगह दोगे, वो रह लेंगे। उसमें हमने 30 लोग ठूस दिए
और फिर उनसे कह रहे हैं सो भी यहीं और खाना भी ऐसे ही दे देंगे हम आपको। अब 30 लोग तो कैसे होंगे, एक दूसरे के ऊपर कोई बैठा होगा, कोई किसी की टांग के ऊपर चढ़ा होगा, कोई लेट गया होगा दूसरे के ऊपर, ऐसे ही तो रहेगा ना। गलत कह रहा हूं? और ऐसे में उसको आपने, जब वो दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, आपने थाली भी दे दी, ले खाना खा ले, कैसे खाएगा? खा लेगा? तो इस लड़ाई में क्या होगा, जो मजबूत होगा वो खा लेगा और जो कमजोर होगा वो तो दब जाएगा, वो तो खा नहीं पाएगा। और फिर वो कमजोर आगे जाके बीमार हो जाएगा, वो कमजोर आगे जाके बीमार हो जाएगा और फिर सब खत्म। तो जो ट्रे है उसमें बिल्कुल कंजूसी ना करें, इस प्रकार से कीड़े को फैलाएं कि वो एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ रहे हो, टच ना कर रहे हो, उनको खाने की पर्याप्त जगह हो। यह सीधी देसी और मोटी मोटी बात है कि एक दूसरे से वो ना टकरा रहे हो, खाने के लिए उन्हें एक दूसरे से कंपटीशन ना करना पड़े। समझ रहे? और पत्ती जब आप ज्यादा करते हैं तो पत्ती नीचे दब जाती है। दबने से क्या हुआ, वो खा तो नहीं पाया, साथ ही साथ अभी डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया कि वो मोटी लेयर बन जाएगी नीचे। मोटी लेयर बन गई तो उसमें क्या होगा, नमी बन जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि नमी से बीमारी पैदा होती है। तो जब पत्ती नीचे दब जाती है तो लेयर मोटी हो जाती है और मोटी होने से उसमें नमी जम जाती है और नमी जमने से बीमारी पैदा होगी। तो इसके लिए पहले तो फैलाव पर्याप्त होगा, पत्ती उन्हीं के हिसाब से डाली जाएगी, ना कम ना ज्यादा। एक बात। दूसरा, सफाई। सफाई क्यों करनी है आप बताएं? क्यों करनी है हमने सफाई? ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं करते हैं सफाई, चलो क्या होगा उससे? है? हां, ये अनुभवी अम्मा जी की बातें सुनो, ये भी बहुत अच्छी बात कर रही हैं, वो भी अपने अनुभव से जो बता रही हैं सही बता रही हैं। अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो जैसा हमारे साथ होता है वैसे कीड़े के साथ होगा। हम 15 दिन तक नहीं नहाएंगे तो कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, लोग तो दूर भागेंगे ही बदबू से और बीमारी भी हो जाएगी, होगा नहीं? तो जब उसकी सफाई नहीं करेंगे तो उसमें बीमारी हो जाएगी। तो आपको जब लगे कि यार इसमें बहुत गंदगी होने लगी है, जब आप कीड़े से बात करना शुरू करेंगे, जब उससे इतना देखभाल करनी शुरू कर देंगे, तो आप सब महसूस कर सकेंगे कि अब इसमें इतनी गंदगी हो गई है कि इसको साफ कर देना जरूरी है। ये समझ लेंगे आप, फिर तो उसकी आप सफाई कर देंगे ताकि उसमें गंदगी ना बनी रहे। 4 बार पत्ती डालनी है, समय से डालनी है, ठीक है? क्या समय होता है? 4 से 5 घंटे के अंतराल पे। और पत्तियां कब तोड़नी चाहिए? सुबह या शाम में ही। और पत्ती जैसे ही तोड़े क्या तुरंत खिला देनी चाहिए? क्या करना चाहिए? तुरंत नहीं खिलानी चाहिए बाहर से लाई हुई पत्ती, ठीक है? ओस लगी हुई पत्ती नहीं खिलानी चाहिए तुरंत। बाहर से लाते हो, गर्म होती है धूप में और तुरंत खिला दिया आपने। धूप में तो तोड़नी नहीं है, शाम को छांव में तोड़नी है या सुबह जो है उससे पहले तोड़नी है धूप से। और जहर लगी हुई पत्तियों का ध्यान रखना है कि कहीं किसी ने केमिकल तो नहीं छिड़क दिया है, उसका ध्यान पहले से ही रखें। अगर मोटा मोटी इतनी बातें भी आपने ध्यान दे ली तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा और आप लोग अच्छी कमाई कर पाएंगे। आप लोगों को क्लस्टर में बांधा हम लोगों ने। क्लस्टर का मतलब कि एक समूह में गठित किया। समूह का मतलब आप समझते हैं? क्या फायदा होता है समूह में होने से?
मीना जी। समूह में बनने से एक तो हमें ये फायदा होता है, आपसी तालमेल होती है हमारी, और एक दूसरे की जानकारी मिलती है कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, आप भी इस तरीके से करो। और दूसरा, जो कुछ स्कीम्स ऐसी आती हैं सरकार की, तो उससे हमें समूह के माध्यम से फायदा भी मिलता है महिलाओं को। जैसे आज हम कलेक्टर के साथ जुड़े हैं, तो हमें ये रेशन कीट भी हम लोग कर रहे थे, ग्रुप के माध्यम से ही हम लोग कर रहे हैं। और कहना चाहिए कि अगर हम अकेले थे और समूह में 100 लोग थे, 50 लोग थे, 20 लोग थे, तो अब हमारी ताकत 20 लोग की हो गई है, 50 लोग की हो गई है, 100 लोग की हो गई है। हो गई है, क्योंकि अब आप सबका उद्देश्य तो एक है और सबने अपनी अपनी ताकत उस एक उद्देश्य के लिए लगा दी है। तो फिर हमारे उद्देश्य के पूर्ण होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए समूह का फायदा है। और मैं तो यह भी अपेक्षा करूंगा कि देखो, जब मानव समूह है, जब हम लोग आसपास रहते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं उस तरीके के तत्व भी उपजने लगते हैं जो अक्सर एक परिवार में भी एकता नहीं रह पाती है। लेकिन समूह हमें एकता की भावना देगा जो पूरे गांव में हमारे फैलेगी, और पूरे गांव में कहना चाहिए हंसी खुशी का माहौल भी पैदा होगा। और साथ ही समूह में आपके पैसे इकट्ठे करने की आदत भी जो है समूह आपको देता है। तो ये इतने फायदे आपको समूह के माध्यम से मिलते हैं जो सारी की ताकत को एक साथ मिलाते हैं और फिर आप एक उद्देश्य की ओर लग जाते हैं। यहां पे जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं वो सब उस उम्र के हैं कि उनके बच्चे इस समय पढ़ रहे होंगे अधिकांश के, और जो अम्माएं हैं उनके तो बच्चों के बच्चे पढ़ रहे होंगे, है ना? हाँ। आप बैठिए मीना जी। मैं एक बात इस संदर्भ में आपसे कहना चाहूंगा जिसे घर में जाके भी सोचिएगा। हम जिनके अब बच्चे पढ़ रहे हैं या नातन नाती पढ़ रहे हैं, वो आने वाली एक जनरेशन है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो खुद खाने पीने के साथ यह भी ध्यान रखता है कि मेरे बच्चे का भविष्य भी अच्छा हो। वो केवल ये नहीं सोचता कि मैं तो खा पी जाऊं, लेकिन मेरे बच्चे का जो होना है वो होता रहे। नहीं सोचता ना ऐसा। वो सोचता है कि मेरा बच्चा मुझसे भी बेहतर हो, मुझसे भी अच्छा इसको भविष्य मिले, समय मिले। इस सोच को अपने अंदर बिल्कुल छाप के रख लो। अगर हमारे अंदर इच्छा अपने लिए नहीं है तो कम से कम उनके लिए हम ऐसा करें, उनको हम ऐसा माहौल दें। ये तो एक चीज मैंने आपको बताई कि आप लोग रेशम विभाग से जुड़े, और रेशम विभाग के लिए ये आदतें शामिल करिए कि जिस भी चीज को करें उसे पूरे मन से करें। लेकिन यही आदत आप अपनी हर चीज में डाल दीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपका और आपके बच्चे के भविष्य को अच्छा होने से नहीं रोक पाएगी। कुछ नहीं करना है, जो काम करना है उसमें मन लगा देना है। एक ही सूत्र है, जिंदगी में जो भी काम करें बस उसमें मन लगा दें, होके ही रहेगा। और इसके लिए उद्देश्य ये छाप लें कि मुझे अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे का अच्छा समय लाना है। मैं आप सभी से यही आशा करूंगा, और जब दोबारा मिलूंगा तो इस आशा के साथ कि आप लोग रेशम विभाग के कामों को तो बहुत बेहतरी से कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ अपने परिवार का भी समुचित रूप से विकास कर रहे होंगे, अपने बच्चों को और आगे बढ़ा रहे होंगे। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।